स्पाई थ्रिलर मूवीज के मामले में फॉरेन फिल्म्स का कोई तोड़ नहीं है। चाहे हम बात करें जेम्स बॉन्ड सीरीज की, मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की या फिर जेसन बॉन्ड सीरीज की। बट टाइम टू टाइम अपने फिल्म मेकर्स ने भी देसी बॉन्ड और इथन हंट क्रिएट करने का ट्राई किया है। 1976 में रिलीज्ड रामानंद सागर की फिल्म चरस एक ऐसी ही कोशिश थी, जहां अपने धर्मपाजी बॉन्ड की तरह विदेश में जाकर क्रिमिनल्स की पुंगी बजाते हैं। आज के इस इंटरेस्टिंग एपिसोड में हम फिल्म चरस से जुड़ी बहुत से अननोन फैक्ट्स जानेंगे, जैसे कि इस मूवी के बनने में अफ्रीकन डिक्टेटर इदी अमीन ने कैसे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। क्या इदी अमीन सचमुच ह्यूमन मीट खाता था? 70s की दो बड़ी मूवीज शोले और चरस के बीच कौन सी कंट्रोवर्सी हुई थी? वो कौन लोग थे जो चरस की रिलीज को रोकना चाहते थे? ऐसी क्या मजबूरी थी कि शूटिंग के टाइम फिल्म के एक्टर एक्ट्रेसेस को अपनी मेकअप खुद ही करनी पड़ती थी? और रामानंद सागर ने अपने बेटों को शूटिंग के कपड़े प्रेस करने के लिए क्यों लगा दिए थे? इस मूवी के शूटिंग के दौरान ऐसा क्या हुआ कि रामानंद सागर ने बिग स्क्रीन को छोड़कर रामायण जैसे टेलीविजन सीरियल्स बनाने का डिसीजन ले लिया था? चरस मूवी के शूटिंग के टाइम ऐसा क्या हुआ कि कई लोग हॉस्पिटल पहुंच गए और कुछ लोगों की डेथ भी हो गई थी? तो फिर इस मूवी से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। 23 मई 1972 को अपनी लास्ट फिल्म ललकार के रिलीज के बाद रामानंद सागर अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तलाश में जुट गए। ठीक इन्हीं दिनों 4 अगस्त और 9 अगस्त को अफ्रीकन कंटिनेंट के एक देश युगांडा में वहां के डिक्टेटर इदी अमीन के द्वारा दो कानून लाए जाते हैं। ये कानून वहां रह रहे साउथ एशियन लोगों की नींद उड़ाकर रख देता है। इस कानून के अनुसार उनको 90 दिनों के अंदर युगांडा छोड़कर वापस अपने देश लौट जाना था। चारों तरफ इनके साथ मारपीट होने लगी और कई लोगों की हत्या भी हो गई। इन लोगों में ज्यादातर इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी थे। रिपोर्ट्स की माने तो अबाउट 80,000 साउथ एशियन लोगों को अपनी प्रॉपर्टीज छोड़कर रातों रात भागना पड़ा था। ये लोग असल में युगांडा के प्रोग्रेस में कहीं न कहीं मेजर कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, लेकिन ईदी अमीन को लग रहा था कि ये लोग उनके देश के पब्लिक और इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। फेमस डिफेंस इकोनॉमिस्ट अभिजीत अय्यर मित्रा अपने एक पॉडकास्ट में यह भी बताते हैं कि ईदी अमीन एक कैनिबल था, जिसे ह्यूमन मीट कंज्यूम करने की आदत थी। एनीवे, युगांडा में हुई इस टेरिबल इंसिडेंट ने साउथ एशिया में तहलका मचाकर रख दिया। जब रामानंद सागर ने इस इंसिडेंट के बारे में सुना तो उनके फिल्म मेकर माइंड में एक कहानी ने जन्म लिया, जिसके अनुसार एक इंडियन फैमिली जो कि अफ्रीका में रहता है, वो इसी इंसिडेंट के चलते वहां से भागकर इंडिया लौटने का प्लान बनाता है। उधर इंडिया में उस फैमिली के जो प्रॉपर्टीज थे उन्हें उनका केयर टेकर बेच देता है, जो कि असल में एक ड्रग डीलर होता है। रामानंद सागर इस फिल्म को एक बड़े स्केल पर बनाने की शुरुआत करते हैं और शूटिंग के लिए कई यूरोपियन कंट्रीज को चुनते हैं, जिनमें इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और माल्टा जैसे देश शामिल थे। रामानंद सागर के ऑफिशियल बायोग्राफी में उनके बेटे प्रेम सागर साहब लिखते हैं कि चरस की शूटिंग के लिए इंडिया से उस टाइम केवल शूटिंग यूनिट के 6 लोग ही गए थे, जिनमें न तो कोई प्रोडक्शन मैनेजर था, न ही मेकअप और ड्रेसमैन और न ही लाइट बॉय था। असल में लोगों की कटौती फिल्म के बजट को कम करने के लिए किया गया था। ऐसे में खुद रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर, जो कि फिल्म के डीओपी थे, और आनंद सागर को एक्टर्स के बालों के विग को कंघी करके सेट करना पड़ता था और उनके कपड़ों को भी आयरन करना पड़ता था। शूटिंग से पहले एक्टर्स खुद ही अपनी मेकअप किया करते। यूरोप में शूटिंग की कॉस्ट कटिंग के लिए एवरी पॉसिबल स्टेप लिया गया। प्रेम और आनंद सागर रात को अपने जैकेट्स और ब्लेजर के पॉकेट्स में कैमरा छुपाकर वहां के डिस्को और बार्स में जाया करते और चोरी चोरी रिकॉर्ड करते, ताकि उन फुटेजेस को फिल्म में यूज किया जा सके। अब अगर इन जगहों पर शूटिंग की परमिशन ली जाती तो बहुत से पैसे लग जाते और शूटिंग के लिए क्राउड को भी पे करना पड़ता। साथ ही शूटिंग के लिए केवल 2 व्हीकल्स का यूज किया गया। एक तो थी एमजी स्पोर्ट्स कार, जिस पर स्टंट शूट किए जाते, और दूसरी थी मर्सिडीज बेंज कार, जिसे कैमरा ट्रॉली के तौर पर और पीछा करने वाले शॉट्स के लिए यूज किया जाता। यहाँ भी इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जहाँ एमजी स्पोर्ट्स कार जो थोड़ी सस्ती थी उसे पैसे देकर खरीदा गया, और मर्सिडीज बेंज कार जो कि थोड़ी कॉस्टली थी उसे रेंट पर लिया गया था। खैर, ये वो टाइम था जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का रोमांस अपने पीक पर था और दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका तलाशते रहते थे। पर समस्या यह थी कि हेमा जी के साथ उनके फादर मिस्टर चक्रवर्ती भी यूरोप गए थे। ऐसे में दोनों के इस रोमांस में हेल्प करते धर्मेंद्र के सेक्रेटरी दीनानाथ।
वो अक्सर मिस्टर चक्रवर्ती को घुमाने के बहाने से दूर ले जाते और उन्हें वहां घंटों उलझाए रखते। इस फिल्म के फ्रांस में शूटिंग के दौरान एक दिन रामानंद सागर अपने दोनों बेटों के साथ एक बार में गए। उस दिन वहां पर नॉर्मल डिश से कुछ ज्यादा ही ठंड थी। ऐसे में रामानंद सागर ने तीनों के लिए रेड वाइन मंगवाया और जैसे उन्होंने वाइन पीना शुरू किया, बार के ऑनर ने एक बड़ा सा वुडन बॉक्स खोला। सागर एंड सन्स एक्साइटमेंट में उसे देखने लगे। तभी उन्होंने देखा कि उस खुले बॉक्स पर तो एक फिल्म चलने लग रही है और वो भी रंगीन। उनके लिए ये पहला मौका था जब उन्होंने इस प्रकार किसी गैजेट को देखा था। इससे पहले वो प्रोजेक्टर्स और थिएटर्स पर ही फिल्में देखा करते थे। उस दिन बार में बैठे बैठे रामानंद सागर ने यह डिसाइड कर लिया कि वो जल्दी बिग स्क्रीन के लिए फिल्में बनाना छोड़ देंगे और इस स्मॉल स्क्रीन जिसे टेलीविजन कहा जा रहा है उसके लिए सीरियल्स बनाना शुरू कर देंगे। ये रामानंद सागर का ही विजन था जो उन्होंने आने वाले फ्यूचर को देख लिया था कि लोग अपने ड्राइंग रूम में बैठकर फिल्में और सीरियल्स देखेंगे। उस दिन फ्रेंच बार में बैठे बैठे उन्होंने रामायण और श्री कृष्ण आदि का प्लान तैयार कर लिया था। हालांकि इतना विजनरी होने के बाद भी उनके इस सपने को पूरा होने में 10 सालों का लंबा वक्त लग गया। बात करें फिल्म चरस के इंडिया में शूटिंग की तो यहाँ पर शूटिंग के दौरान सबसे बड़ी घटना ये हुई कि खुद फिल्म के डीओपी प्रेम सागर मरते मरते बचे। असल में ये सब कुछ तब हुआ जब इसके क्लाइमेक्स की शूटिंग हो रही थी। इसकी शूटिंग के लिए बॉम्बे के नटराज स्टूडियो में एक बड़ा सा सेट लगाया गया था। फिल्म में विलेन का अड्डा एक गुफा में दिखाया गया था, इसलिए सेट में 1.5 लाख गैलन पानी छोड़ा गया था और लास्ट 1 मंथ से शूटिंग कंटिन्यू थी। पर एक दिन जब प्रेम सागर अपने सहयोगियों के साथ 40 फीट ऊपर लगे कैमरा लिफ्ट पर से शूटिंग कर रहे थे तो अचानक ही लिफ्ट का वायर स्लिप कर गया और प्लग झपकते ही जमीन में 5 बॉडीज पड़े थे। ये पांचों लोग थे प्रेम सागर, एक इनकम टैक्स ऑफिसर मिस्टर भिड़े, एक कैमरा अटेंडेंट और प्रेम सागर के 2 असिस्टेंट विनोद प्रधान और गोपाल। इनमें से इंस्पेक्टर भिड़े जो कि प्रेम सागर के दोस्त थे और शूटिंग देखने आए थे एंड वो कैमरा अटेंडेंट का ऑन द स्पॉट डेथ हो गया और बाकी के 3 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्रेम सागर को तो खुद हेमा मालिनी अपनी कार से लीलावती हॉस्पिटल लेकर गई थी जहां वो 1 महीने तक भर्ती रहे। इस दौरान प्रेम सागर को देखने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग आए जिनमें साउथ फिल्मों के बड़े स्टार एन.टी. रामाराव भी शामिल थे। अब जब फिल्म का डीओपी और खुद रामानंद सागर का बेटा ही हॉस्पिटलाइज है तो फिल्म की शूटिंग रुकनी तो डेफिनेट थी। ऐसे में उनकी मदद करने के लिए आगे आए सिनेमेटोग्राफर के महाजन जो एफटीआईआई में ट्रेनिंग के दौरान प्रेम सागर के बैचमेट थे। महाजन उस वक्त खुद ही 2-2 शिफ्ट में अन्य फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में प्रेम सागर को देखने आए तो उन्होंने कहा कि शो मस्ट गो ऑन। इस तरह से के महाजन पूरे 1 महीने तक चरस की शूटिंग में कंट्रीब्यूट करते रहे और जब तक कि प्रेम सागर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो गए। खैर, जब कई चैलेंजेज और हडल्स को क्रॉस करके फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली गई तो असली प्रॉब्लम शुरू हुई इसके रिलीज को लेकर। ये वो समय था जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी और फिल्म तथा प्रेस पर तगड़ी सेंसरशिप लागू थी। उधर फिल्म शोले बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई कर रही थी। इस बारे में प्रेम सागर साहब लिखते हैं कि दिल्ली में बैठा कोई तो ऐसा ऑफिसर था जो यह नहीं चाहता था कि चरस रिलीज हो। असल में वो शोले को फायदा पहुंचाना चाहता था। वो चाहता था कि शोले को लोग और ज्यादा देखें और उसकी कमाई और बढ़े। मोस्ट प्रोबेबली उस ऑफिसर को शोले के अर्निंग में कुछ कट्स मिल रहे थे। अब जब शोले के कंपैरिजन में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की एक और बड़ी फिल्म रिलीज हो जाती तो लोगों का ध्यान जरूर उस नई फिल्म पर जाता। खैर, इसमें कितनी सच्चाई है उसे कंफर्म करना तो मुश्किल है, पर चरस को रिलीज करने के लिए सागर्स को कई चैलेंजेस का फेस करना पड़ा। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने फिल्म के टाइटल को देखते हुए इसे रिव्यू करने की मांग कर डाली, लेकिन जब उन्होंने फिल्म को देखा तो उन्हें कुछ भी कंट्रोवर्शियल नहीं मिला। उधर फिल्म के प्रमोशन के लिए जब बॉम्बे में होर्डिंग्स लगाए गए तो सरकार ने उस पर भी ऑब्जेक्शन किया। असल में इन होर्डिंग्स में धर्मेंद्र साहब हाथों में गन पकड़े हुए नजर आ रहे थे, लेकिन सरकारी नियम ये हो गया था कि पोस्टर्स में गन का यूज नहीं कर सकते, इससे वायलेंस को बढ़ावा मिलेगा। सागर्स ने इस चीज को भी माना और प्रेम सागर खुद 2 असिस्टेंट के साथ मिलकर पूरे बॉम्बे के होर्डिंग्स में धर्मेंद्र के गन को काले पेंट से पोत दिया। प्रेम सागर आगे लिखते हैं कि तत्कालीन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर वीसी शुक्ला को रामानंद सागर ने पहली फिल्म दिखा दी थी,
लेकिन रिलीज के ठीक एक सप्ताह पहले ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से कॉल आया कि वीसी शुक्ला नेक्स्ट थर्सडे को बॉम्बे आकर एक बार फिर से फिल्म को देखना चाहेंगे। इस कॉल को फिल्म इंडस्ट्री वालों ने तरह तरह के मायने दिए। कुछ ने तो यहाँ तक कह डाला कि मिनिस्टर खुद आकर फिल्म को बैन करने वाले हैं। सागर से इस दौरान कई प्रकार के डिफिकल्टीज का सामना कर चुके थे और उनमें अब और साहस नहीं बचा था। ऐसे में उन्होंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। कोइंसिडेंसली 27 मई 1976 के जिस दिन मिनिस्टर आने वाले थे, एक साइक्लोन ने इंडिया के समुद्री तटों पर हमला किया और बॉम्बे जाने वाले सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए गए। मूसलाधार बारिश पूरे दिन जारी रहा और इस तरह से अगले दिन 28 मई 1976 को फिल्म रिलीज कर दी गई। कुछ दिनों में बॉम्बे टेरिटरी के बाद फिल्म को अदर टेरिटरीज में भी रिलीज कर दिया गया और इसने अच्छी कमाई करी थी। यह फिल्म 1976 की टॉप ग्रॉसर फिल्मों में 5th पोजीशन पर रही। अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ 30 लाख रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को हिट घोषित किया गया था। 1976 की टॉप 4 ग्रॉसर मूवीज की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पर रही मनोज कुमार एंड हेमा मालिनी स्टारर 10 नंबरी, जिसने 4 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई। सेकंड पोजीशन पर रही ऋषि कपूर एंड रंजीता स्टारर लैला मजनू, जिसने 4 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और यह भी ब्लॉकबस्टर कहलाई। थर्ड पोजीशन पर रही उस टाइम की एक मल्टी स्टारर फिल्म नागिन, जिसने 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई। तथा फोर्थ पोजीशन पर रही अमिताभ एंड विनोद खन्ना स्टारर हेरा फेरी, जिसने 3 करोड़ रुपए कमाए और यह हिट कहलाई। बात करें फिल्म के एक्टर एक्ट्रेसेस की तो इसके लीड पेयर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के लिए यह फिल्म बेहद लकी रही। इसी दौरान दोनों और नजदीक आए और आगे चलकर 2 मई 1980 को दोनों ने शादी भी कर ली। साल 1976 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी की टोटल 3 फिल्में रिलीज हुई। पहली फिल्म थी चरस, दूसरी थी माँ और तीसरी फिल्म थी बारूद। इनमें से 2 फिल्में चरस और माँ में दोनों लीड रोल में नजर आए, जबकि बारूद में दोनों ने कैमियो रोल निभाया था। फिल्म चरस के लीड विलेन के रूप में अजीत साहब अपने पुराने अंदाज में नजर आए, जिनमें उनका साथ निभाया अमजद खान, डी.के. सप्रू और सुजीत कुमार ने। संयोग देखिए कि फिल्म में अजीत साहब के कैरेक्टर का नाम कालीचरण है और इसी साल वो कालीचरण नाम की एक फिल्म में भी नजर आए, जिसके लीड हीरो शत्रुघ्न सिन्हा के डबल रोल में से एक का नाम कालीचरण ही था। जहां तक बात है चरस फिल्म में अमजद खान के रोल की, तो लोगों को लगा था कि अपनी पिछली फिल्म शोले के बाद इसमें वो एक और खतरनाक रोल में नजर आएंगे, लेकिन लोगों के हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। रिपोर्ट्स की माने तो खुद अमजद खान भी इस रोल से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं थे। वैसे उन्होंने इस फिल्म को शोले से पहले साइन किया था। ऐसे में उस वक्त इनकी इमेज गब्बर सिंह वाली नहीं थी। मोस्ट प्रोबेबली इन्हें थोड़ा कम इम्पैक्टफुल रोल मिला था। इनके अलावा टॉम ऑल्टर भी एक इंटरपोल एजेंट के रोल में अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। इंटरेस्टिंगली उनकी यह डेब्यू फिल्म रही थी। बात करें फिल्म के म्यूजिक की तो वो न केवल 1976 में लोकप्रिय हुई, बल्कि आज के यूथ भी इनके गानों को अपने प्लेलिस्ट में रखती है। फिल्म के 6 में से 2 गाने खूब लोकप्रिय हुए। एक तो थी कल की हंसी मुलाकात के लिए और दूसरी थी आजा तेरी याद आई। इनमें से गीत आजा तेरी याद आई के ओपनिंग लाइंस में लिरिसिस्ट आनंद बख्शी ने भी आवाज दी थी। वैसे बख्शी साहब का मानना था कि वो जिस भी फिल्म के गानों में अपनी आवाज देते हैं वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। इससे पहले 1972 में आई फिल्म मोम की गुड़िया के 2 गानों बागों में बाहर आई और मैं ढूंढ रहा था में भी अपनी आवाज उन्होंने दी थी। संयोग से यह फिल्म फ्लॉप रही थी। हालांकि इसके अलावा फिल्म शोले के एक गीत चांद सा कोई चेहरा में भी बख्शी साहब ने अपनी आवाज दी, लेकिन यह गीत फिल्म में शामिल नहीं हो पाई थी। नहीं तो उनका ये सुपरस्टिशन तभी ही खत्म हो जाता जब शोले ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी। तो ये थी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की धमाकेदार स्पाई थ्रिलर एक्शन फिल्म चरस पर हमारी एक स्पेशल वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पिछले कुछ दिनों में ऐसे ही 2 वीडियोज धर्मपाजी की फिल्मों चुनौती और बगावत पर भी बनाया है, जिनके लिंक्स इस टाइम स्क्रीन पर आ रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल थोड़ी फिल्म थोड़ा म्यूजिक।